अध्याय 7 कम काम करके ज़्यादा पैसे कमाएं। अमीर डैडी ने कहा था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो कभी वेतन वृद्धि मत मांगना। वेतन वृद्धि मांगने के बजाय यह पूछना कि तुम ज़्यादा लोगों की सेवा कैसे कर सकते हो। अगर तुम अमीर बनने के बारे में गंभीर हो तो तुम्हें दरअसल वेतन वृद्धि की ज़रूरत ही नहीं है। अगर तुम्हें वेतन वृद्धि मिल रही है तो इसका मतलब यह है कि तुम गलत किस्म के पैसे के लिए काम कर रहे हो। शुरुआती एक अध्याय में मैंने बताया था कि मैं किस तरह कर्ज से मुक्त होने के बजाय अपने कर्ज को बढ़ाकर जल्दी रिटायर हुआ। जबकि ज़्यादा लोग कर्ज से मुक्त होने की कोशिश करते हैं, मेरी उस सोच के पीछे तर्क यह था कि कर्ज अच्छा और बुरा दोनों तरह का होता है और ज़्यादातर लोगों के पास बुरे कर्ज का बोझ होता है। यही आदमी के बारे में ये सच है। ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते कि आमदनी भी अच्छी और बुरी दोनों तरह की होती है और ज़्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वे बुरी आमदनी के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। जब आप वेतन वृद्धि की मांग करते हैं तो आप अपनी बुरी आमदनी बढ़ाने की मांग करते हैं। अगर आप जवानी में अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं तो आपकी सही किस्म की आमदनी के लिए कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। अपनी शुरुआती पुस्तकों में मैंने आमदनी के 3 अलग अलग प्रकार के बारे में बताया था जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, अर्जित आमदनी। अर्जित आमदनी, अर्नड इनकम में आप पैसे के लिए काम करते हैं। यह आमदनी तनख्वाह के रूप में होती है। यही वह आमदनी है जिसे आप वेतन वृद्धि, बोनस, ओवरटाइम, कमीशन और टिप मांगते समय बढ़ाना चाहते हैं। नंबर 2, पोर्टफोलियो आमदनी। पोर्टफोलियो आमदनी आमतौर पर पेपर एसेट जैसे शेयर, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड से होती है। ज़्यादातर रिटायरमेंट अकाउंट भावी पोर्टफोलियो आमदनी पर आस लगाए हुए हैं। नंबर 3, निष्क्रिय आमदनी। निष्क्रिय आमदनी आमतौर पर रियल एस्टेट से होती है। यह पेटेंट से होने वाली रॉयल्टी की आमदनी भी हो सकती है या बौद्धिक संपदा जैसे गीत, पुस्तकों या बौद्धिक महत्व की अन्य चीज़ों से। अमीर डैडी अर्जित आमदनी को पसंद क्यों नहीं करते थे? अमीर डैडी अर्जित आमदनी को पसंद क्यों नहीं करते थे? अमीर डैडी की नज़र में अर्जित आमदनी सबसे बुरी आमदनी है जिसके लिए लोग कड़ी मेहनत करते हैं। इसके सबसे बुरी आमदनी होने के 4 कारण हैं। नंबर 1, इस आमदनी पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है और इस बात पर आपका सबसे कम नियंत्रण होता है कि आप कितना टैक्स देते हैं और कब देते हैं। नंबर 2, आपको इसके लिए खुद जुटे रहना पड़ता है और यह आपका कीमती समय ले लेती है। नंबर 3, अर्जित आमदनी में बहुत कम लिवरेज होता है। ज़्यादातर लोगों के लिए अर्जित आमदनी बढ़ाने का बुनियादी तरीका है ज़्यादा मेहनत करना। नंबर 4, अक्सर आपके काम को कोई अतिरिक्त मूल्य नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, आप करते हैं, आपको भुगतान मिलता है और दोबारा भुगतान के लिए आपको दोबारा काम करना पड़ता है। एक बार फिर अमीर डैडी के अनुसार अर्जित आमदनी के लिए काम करने में बहुत कम लिवरेज होता है। बड़े होते समय मुझे यह दिलचस्प लगा कि अमीर डैडी अर्जित आमदनी को पसंद नहीं करते थे। वे अक्सर कहते थे कि तुम अपने बच्चे को सबसे बुरी सलाह यह दे सकते हो कि ज़्यादा तनख्वाह वाली नौकरी पाने के लिए स्कूल जाओ। इसका मतलब यह नहीं था कि वे स्कूल कॉलेज के खिलाफ थे। वे तो बच्चों को यह सिखाने के खिलाफ थे कि वे अर्जित आमदनी के लिए काम करने में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लें। वे तो बच्चों को ये सिखाने के खिलाफ थे कि वे अर्जित आमदनी के लिए काम करने में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर न लें। वे तो बच्चों को यह सिखाने के खिलाफ थे कि वे अर्जित आमदनी के लिए काम करने में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लें। मेरी जान पहचान के ज़्यादातर लोगों ने ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी पाने के सपने देखे थे जिसमें बहुत सारी अर्जित आमदनी हो। जैसा मैंने कहा है, वास्तविकताओं में अंतर बहुत ज़्यादा है। ये सिर्फ अलग वास्तविकताएं नहीं हैं, ये तो बिल्कुल विपरीत वास्तविकताएं हैं। अमीर डैडी ने कहा था, लोगों को अर्जित आमदनी के लिए ज़िंदगी भर मेहनत करना सीखना वैसा ही है जैसे किसी को ज़िंदगी भर के लिए ऊंची तनख्वाह का गुलाम बनना सिखाना। जैसे किसी को ज़िंदगी भर के लिए ऊंची तनख्वाह का गुलाम बनना सिखाना। अमीर डैडी निष्क्रिय आमदनी को क्यों पसंद करते थे? हालांकि अमीर डैडी को तीनों तरह की आमदनी होती थी, लेकिन अगर उन्हें तीनों में से किसी एक को चुनना होता था तो वे हमेशा निष्क्रिय आमदनी को ही चुनते। क्योंकि इस आमदनी के लिए उन्हें खुद सबसे कम काम करना पड़ता था। इस पर अक्सर सबसे कम टैक्स लगता था और लंबे समय में उन्हें इससे सबसे ज़्यादा लाभ होता था।
दूसरे शब्दों में वे निष्क्रिय आमदनी के लिए कड़ी मेहनत करते थे, क्योंकि इसकी बदौलत उन्हें आगे चलकर कम से कम काम करना पड़ता था। वे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करते थे और उम्र बढ़ने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करते थे। जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने की अपनी यात्रा में मुझे यह पता लगाना था कि किस प्रकार की आमदनी के लिए कड़ी मेहनत करूं। किम और मैं जल्दी इसलिए रिटायर हो पाए क्योंकि हमारी योजना निष्क्रिय आमदनी के लिए कड़ी मेहनत करने की थी। हमें अर्जित आमदनी के लिए मेहनत नहीं की जैसा ज़्यादातर लोग करते हैं। एक और फ़र्क है यहाँ एक और फ़र्क यह था कि हमने यह योजना बनाई थी कि हम ज़्यादा निष्क्रिय आमदनी के साथ रिटायर होंगे, पोर्टफोलियो की आमदनी के भरोसे नहीं रहेंगे, जिसके भरोसे ज़्यादातर लोग रिटायर होने की योजना बनाते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग पोर्टफोलियो की आमदनी पर रिटायर होते हैं, लेकिन यह हमेशा सबसे अच्छी आमदनी नहीं होती है, क्योंकि आमदनी के तीनों प्रकारों में यह दूसरे नंबर की आमदनी है जिस पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है, और टैक्स जीवन में सबसे बड़ा खर्च है। यह अध्याय आपको बताएगा कि ऐसा क्यों है। मेरे अमीर डैडी को तीनों तरह की आमदनी होती थी, इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि हर प्रकार की आमदनी के अपने अपने लाभ और नुकसान होते हैं। मेरे अमीर डैडी सिर्फ एक ही प्रकार की आमदनी के लिए कड़ी मेहनत करते थे। दोनों व्यक्तियों के बीच के इस फर्क ने उनके पूरे जीवन को बहुत बड़ा फर्क पैदा कर दिया। दोनों व्यक्तियों के बीच के इस फर्क ने उनके पूरे जीवन में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर दिया। मेरे डैडियों ने अलग प्रकार के पैसे के लिए कड़ी मेहनत की। मेरे दोनों डैडियों ने एक ही प्रकार की आमदनी के लिए कड़ी मेहनत की। मेरे गरीब डैडी बार बार कहते थे कि स्कूल जाओ ताकि तुम्हें ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी मिल सके। मेरे अमीर डैडी कहते थे कि आप कितना कमाते हो यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितना पैसा अपने पास रख पाते हैं। वे आगे कहते हैं कि अर्जित आमदनी वह आमदनी है जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं और जिसे आप सबसे कम रोक कर रख पाते हैं। 50% पैसा। अमीर डैडी अक्सर अर्जित आमदनी यानी तनख्वाह से होने वाली आमदनी को 50% पैसा कहते हैं। वे इसे 50% पैसा इसलिए कहते थे क्योंकि आप चाहे जितना ज़्यादा पैसा कमाएं, सरकार हमेशा किसी न किसी तरह इसका कम से कम 50% पैसा या ज़्यादा भी ले सकती है। अगर आप आज हर साल $50,000 कमा रहे हैं तो कम से कम $25,000 सरकार के पास चले जाते हैं, और इनमें से ज़्यादातर तो आपके हाथ में आने से पहले ही चले जाते हैं। हद तो यह है कि बचे हुए $25,000 मिलने के बाद भी टैक्स का सिलसिला जारी रहता है। जैसा ज़्यादातर लोग जानते हैं कि आप हर समय टैक्स लगता है, जैसा ज़्यादातर लोग जानते हैं आप हर समय टैक्स, जैसा ज़्यादातर लोग जानते हैं आज आप पर हर समय टैक्स लगता रहता है। कमाते समय, खर्च करते समय, बचाते समय, निवेश करते समय और मरने पर भी। दरअसल मौत पर लगने वाला टैक्स बहुत ज़्यादा हो सकता है अगर आप इसकी सही तैयारी ना करें। जैसा अमीर डैडी अक्सर कहते थे, अगर अपनी मौत के बाद अपने पैसे के लिए आपके पास कोई योजना नहीं है तो सरकार के पास योजना होती है। अमीर डैडी के दृष्टिकोण से यह बहुत स्मार्ट नीति है कि आप कड़ी मेहनत करें और सरकार को 50% हिस्सा लेने दें। कुछ साल पहले टैक्स की दर 50% से भी ज़्यादा थी। हालांकि यह दर पिछले कुछ सालों में कम हो गई है, लेकिन इसकी भरपाई के लिए टैक्स बचाने के कुछ रास्ते बंद कर दिए गए हैं। सच्चाई तो यह है कि जब अमीर डैडी ने अपनी कमाई के शिखर पर थे तब वे अक्सर अर्जित आमदनी को 80% पैसा कहते थे, क्योंकि सरकार ऊंची आमदनी वालों से इतना टैक्स वसूल करती थी। मेरे गरीब डैडी यह नहीं जानते थे कि अलग अलग प्रकार की आमदनियों में फ़र्क होता है, और चूंकि वे यह बात नहीं जानते थे इसलिए उन्होंने 50% पैसे के लिए कड़ी मेहनत की और टैक्स की छूट पाने के लिए एक ज़्यादा बड़ा मकान खरीद लिया। हालांकि दरअसल उन्हें टैक्स से ज़्यादा छूट कभी मिली ही नहीं। आमदनी के प्रकारों के बारे में ज़्यादा ज्ञान हासिल करने के बजाय मेरे डैडी प्रमोशन और वेतन वृद्धि पाने के लिए कॉलेज जाते थे। दूसरे शब्दों में सिर्फ 50% के लिए काम करने की वजह से उन्होंने कड़ी मेहनत की, जमकर पढ़ाई की, ज़्यादा कमाई की और ज़्यादा टैक्स चुकाया। अमीर डैडी को उन लोगों को समझने में बड़ी मुश्किल होती थी जो ज़्यादा ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी या वेतन वृद्धि की तलाश में अपनी ज़िंदगी लगा देते थे। वे अक्सर कहते थे कि जब आपको वेतन वृद्धि मिलती है तो सरकार को भी मिलती है। इसके हिसाब से ज़िंदगी भर 50% पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना आर्थिक दृष्टि से समझदारी भरा काम
नहीं है। 20% पैसा। आज ज़्यादातर लोग उस पैसे पर रिटायर होने की कोशिश कर रहे हैं जिसे मेरे अमीर डैडी 20% पैसा कहते हैं, जो कैपिटल गेन से मिलता है। यह शेयर बाजार और कई बार रियल एस्टेट के भाव बढ़ने से होने वाली आमदनी है। कुछ साल पहले इसकी टैक्स दर बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, जिसका मतलब यह है कि कैपिटल गेन्स के लिए काम करना आज ज़्यादा स्मार्ट तरीका हो गया है। जब आप नेताओं के आरोप सुनते हैं मेरा विरोधी अमीरों को टैक्स में छूट दे रहा है, तो उनका इशारा अक्सर निवेश की आमदनी पर मिलने वाली टैक्स छूटों की ओर होता है। कई लोग आज आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं और वे अर्जित आमदनी के लिए कड़ी मेहनत नहीं कर रहे हैं। कई कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन की मांग कर रहे हैं, जो कंपनी के सफल होने पर 20% पैसा हो सकता है। अगर कंपनी के शेयर का बाजार में भाव नहीं बढ़ा तो स्टॉक ऑप्शन बेकार हो सकता है। सबक यह है कि लोग टैक्स के लाभों को जान रहे हैं और अलग अलग प्रकार की आमदनियों के लिवरेज के अलग अलग स्तरों को समझ रहे हैं। अमीरों और गरीबों के बीच की खाई इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि ज़्यादातर लोग यह जानते ही नहीं कि आमदनी कई प्रकार की होती है और वे गलत प्रकार की आमदनियों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। 0% पैसा। किम और मैं जल्दी इसलिए रिटायर हो पाए क्योंकि हमने कई बार टैक्स डेफर्ड धन का प्रयोग किया, जिसे मेरे अमीर डैडी 0% पैसा कहते थे। टैक्स डेफर्ड धन कैपिटल गेन से मिलने वाला वह पैसा है जिस पर तत्काल टैक्स नहीं लगता और हम इस टैक्स को जितने समय तक चाहें टाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, हमने $5,000 का डाउन पेमेंट करके $50,000 का मकान खरीदा। 2 साल बाद हमने इसे $1,00,000 में बेच दिया। हमें $50,000 का कैपिटल गेन हुआ, लेकिन हमने उस पर 20% टैक्स नहीं चुकाया, जो लगभग $10,000 होता था। कैपिटल गेन्स टैक्स चुकाने के बजाय हमने इस टैक्स को टाल दिया। हमने $55,000 को, जिसमें $50,000 का लाभ और $5,000 का डाउन पेमेंट शामिल था, अपने अगले निवेश में लगा दिया। दूसरे शब्दों में, हमें 2 साल में 1000% लाभ हुआ और हमें तत्काल कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। हमने बिल्कुल कानूनी रूप से टैक्स को टाला और एक तरह से हमने सरकार के टैक्स वाले पैसे को एक ज़्यादा बड़े अपार्टमेंट हाउस के डाउन पेमेंट में दे दिया, जो $3,30,000 का था। फिर हमने बैंक से पैसे और विक्रेता की इक्विटी का इस्तेमाल करके बचे हुए $2,75,000 फाइनेंस करवा लिए, जो हमारे पास नहीं थे। जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने के लिए हमने न सिर्फ OPM दूसरे लोगों के पैसे का इस्तेमाल किया जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने के लिए हमने न सिर्फ OPM अर्थात दूसरे लोगों के पैसे का इस्तेमाल किया, बल्कि सरकारी पैसे का इस्तेमाल भी किया। 1988 और 1994 के बीच हमने इस निवेश और टैक्स रणनीति का प्रयोग कई बार किया। अमेरिका में पेपर एसेट के बजाय रियल एसेट में निवेश करने का एक बड़ा लाभ टैक्स कानूनों में मौजूद यही वैधानिक छिद्र है। सरकार यह छिद्र इसलिए बंद नहीं कर सकती क्योंकि यह चाहती है कि निवेशक अपने पैसे को रियल एस्टेट में लगाए रखें, ताकि ऐसे लोगों को किराए के मकान मिलते रहें जो मकान नहीं खरीदते हैं या उन्हें खरीदने लायक अमीर नहीं होते। यह टैक्स छूट किम और मेरे जैसे निवेशकों को यह मौका देती है कि हम किराए के मकानों की प्रचुर आपूर्ति बनाए रखें और इस तरह के मकान किराए को कम रख सकें और इस तरह से मकान किराए को कम कर सकें। ये टैक्स प्रोत्साहन रियल एस्टेट उद्योगों और सशक्त बनाते हैं। ये टैक्स प्रोत्साहन रियल एस्टेट उद्योगों को सशक्त बनाते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को और भी सुदृढ़ बनाते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट अमेरिकी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा सेक्टर है। अगर रियल एस्टेट उद्योग को धक्का लगता है तो पूरे देश को धक्का लगता है। टैक्स मुक्त पैसा। टैक्स मुक्त पैसा कमाने के कई तरीके हैं। एक तरीका तो टैक्स मुक्त म्यूनिसिपल बॉन्ड में निवेश करना है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति 5% ब्याज पर टैक्स मुक्त बॉन्ड में $1,000 का निवेश करता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति को हर साल टैक्स मुक्त $50 मिलेंगे। हालांकि यह बहुत रोमांचक नहीं लगता, लेकिन कई मौक़ों पर इस तरह का लाभ वांछनीय होता है। 0% टैक्स से मुक्त पैसा। टैक्स टालने का एक तरीका होता है कि आप अपनी जायदाद की मरम्मत के नाम पर डेप्रिसिएशन ले लें। उदाहरण के लिए, मैंने $1,00,000 के रेंटल प्रॉपर्टी खरीदी। ज़मीन का मूल्य $20,000 है और इमारत का $80,000।
सरकार इमारत में डेप्रीसिएशन करने की अनुमति देती है और उस डेप्रीसिएशन पर टैक्स नहीं लगता। मान लेते हैं कि सरकार 80,000 की मरम्मत पर 20 साल का डेप्रीसिएशन शेड्यूल बनाती है। एक तरह से मुझे हर साल $4,000 की टैक्स छूट मिलती है, जिस पर मुझे कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है। हालांकि $4,000 बहुत बड़ी रकम नहीं लगती है, लेकिन जब आपका पोर्टफोलियो मिलियनों डॉलर का हो तो सिर्फ डेप्रीसिएशन से ही बहुत बड़ा अहम फ़र्क पड़ जाता है। इसके अलावा कई अन्य प्रकार के नुकसान भी होते हैं जो दरअसल नुकसान होते ही नहीं। अमीर लोग वैधानिक रूप से टैक्स मुक्त आमदनी पाने के लिए एक और तरीका आजमाते हैं। वे रियल एस्टेट कैपिटल गेंस को टालते जाते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी के अंत में वे सारी रियल एस्टेट को चैरिटेबल रिमाइंडर ट्रस्ट में रख देते हैं। जिस पल वे ऐसा करते हैं वे उन सारे कैपिटल गेंस पर टैक्स देने से बच जाते हैं जो उन्होंने ज़िंदगी भर टाले हैं। कानूनी छिद्रों के कारण ही इतने सारे अमीर लोग अपने महल या जायदाद के अन्य हिस्से बुढ़ापों में दान कर देते हैं। दान की हुई संपत्ति पर टैक्स न चुकाने के कारण उनके परिवार अक्सर बहुत दौलतमंद बन जाते हैं और उन्हें उस संपत्ति की ज़रूरत ही नहीं रह जाती जिसकी वजह से वे अमीर बने थे। उन्होंने इतना पैसा कमा लिया कि वे एक बार फिर अन्य संपत्तियों पर संपत्तियां बना सकते हैं। एक बार फिर कहूँगा, उदार बनने से फ़ायदा होता है। विशेषज्ञ की सलाह। सबसे अच्छी सलाह विशेषज्ञ की सलाह है। मैं टैक्स अटॉर्नी, टैक्स अकाउंट और एसेट अटॉर्नी नहीं हूँ। ये कानूनी क्षेत्र बहुत विशेषज्ञतापूर्ण और जटिल हैं, जिनके लिए आपको विशेषज्ञ की सलाह की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पर तब जब आप अमीर हों या अमीर बनने की योजना बना रहे हों। जैसा अमीर डैडी अक्सर कहते हैं, मुफ्त सलाह सबसे महंगी सलाह होती है। यह सलाह आपको अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलती है जो अमीर नहीं है और जिनकी अमीर बनने की कोई योजना भी नहीं है। बुरी सलाह आपको न सिर्फ दोस्तों और रिश्तेदारों से बल्कि तथाकथित प्रोफेशनल वित्तीय सलाहकारों से भी बुरी सलाह मिल सकती है। कई लोगों को यह सलाह दी जाती है कि सबसे अच्छी टैक्स छूट मकान बनाने से मिलती है। मेरी राय में यह बुरी सलाह की श्रेणी में आती है। अमेरिका में ब्याज में चुकाए गए हर डॉलर के लिए सरकार आपको टैक्स में लगभग 30% की छूट देती है। इसका मतलब है कि अगर आप सरकार को $1 देते हैं तो आपको 30 सेंट की टैक्स छूट दे देती है। अगर आपको इसमें समझदारी दिख रही है तो आप मुझे $1 भेज दें और मैं आपको 50 सेंट वापस भेज दूंगा। अधिकांश सलाहकार आपको एक और छोटी सी बात नहीं बताते हैं कि जब आपकी अर्जित आमदनी $1,25,000 से ज़्यादा होने लगती है तो हाउस लोन के ब्याज में मिलने वाली टैक्स छूट कम होने लगती है। अर्जित आमदनी के लिए कड़ी मेहनत न करने और टैक्स छूटों के लिए बड़ा मकान न खरीदने का यह एक कारण है। टैक्स बचाने का सबसे अच्छा तरीका। पिछले अध्याय में मैंने बताया था कि कुछ लोग जिसे स्मार्ट तरीका मानते हैं, दूसरे लोग उसे जोखिम भरा तरीका मानते हैं। मैंने बताया था कि मेरे गरीब डैडी नौकरी की सुरक्षा को स्मार्ट चीज़ मानते थे और बिजनेस बनाने को जोखिम भरा मानते थे। मेरे अमीर डैडी इसका ठीक उल्टा मानते हैं। अमीर डैडी कहते हैं कि अगर आप नौकरी की सुरक्षा के लिए काम करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करने पर कम से कम कमाई होगी। मेरे लिए तो यह थोड़ी सी सुरक्षा की बहुत ज़्यादा कीमत चुकाना है। मेरे बचपन में जो बात सही थी वही आज भी है। आज भी कम काम करके ज़्यादा पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका अपने बिजनेस का मालिक बनना है। यह दुनिया का सबसे अच्छा टैक्स लूप होल है। अपना बिजनेस शुरू करने का एक कारण यह है, जब आप टैक्स चुकाते हैं तो उसमें फ़र्क क्या होता है। कर्मचारी कमाता है, टैक्स देता है, जो बचता है खर्च कर देता है, जबकि बिजनेस मालिक कमाता है, खर्च करता है और जो बचता है उस पर टैक्स देता है। आज कर्मचारी टैक्स के बाद मिलने वाले पैसों की ज़िंदगी की अच्छी चीज़ें आज कर्मचारी टैक्स के बाद मिलने वाले पैसों से ज़िंदगी की अच्छी चीज़ें खरीदता है। उदाहरण के लिए, ज़्यादातर कर्मचारी टैक्स के बाद होने वाली आमदनी से अपनी कार खरीदते हैं, जबकि बिजनेसमैन मालिक को टैक्स पूर्व आमदनी से अपनी कार खरीदने की छूट मिलती है, बशर्ते इसका प्रयोग बिजनेस के लिए हो और यह कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करें। अगर आप 50% के लिए काम कर रहे हैं तो आपकी कार आपके बॉस की कार से बहुत ज़्यादा महंगी हो सकती है। भले ही आपकी कार की कीमत कम हो, फुटबॉल टिकट, यात्राएं या डिनर, अपने बच्चों के लिए डे केयर और अन्य लाभ भी अक्सर टैक्स पूर्व आमदनी से खरीदे जा सकते हैं। बिजनेस मालिक टैक्स पूर्व आमदनी से ये चीज़ें खरीद सकता है, जबकि कर्मचारी को टैक्स से मिलने वाले पैसों से अपना भुगतान करना होता है।
वैसे ये खर्च व्यावसायिक दृष्टि से वैध खर्च होने चाहिए और इन पर सीमाएं हो सकती हैं। तो अमेरिका में ज़्यादातर लोग न सिर्फ 50% पैसे के लिए काम कर रहे हैं बल्कि वे जीवन को अच्छी चीज़ों के लिए उस पैसे से भुगतान कर रहे हैं जो पहले ही आधा हो चुका है। जब मैंने अमीर डैडी के साथ इस फ़र्क का अध्ययन किया तो मुझे जल्दी ही यह एहसास हो गया कि नौकरी की सुरक्षा की कीमत बहुत ज़्यादा थी। सावधानी और चेतावनी। यह पुस्तक कानूनी ग्रंथ नहीं है। यह पुस्तक सिर्फ इसलिए लिखी गई है ताकि आप आमदनी के कुछ अंतरों के बारे में जागरूक हो जाएं। मैं आपको सचेत करता हूं क्योंकि इन टैक्स रणनीतियों का प्रयोग करते समय टैक्स में कटौती तभी वैधानिक है जब आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हों। अगर आप सिर्फ टैक्स कम करने के लिए इन रणनीतियों का प्रयोग करते हैं तो तकनीकी दृष्टि से आप कानून तोड़ रहे हैं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अच्छी से अच्छी टैक्स सलाह लें। मैं बहुत ऐसे लोगों से मिला हूं जो सिर्फ टैक्स बचाने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं और सरकार उन्हें गंभीर सजा देती है। एक बार फिर कानून के इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रोफेशनल सलाह अक्सर अनमोल होती है। बहुत कम टैक्स छूट। जब आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट का अध्ययन करते हैं और इसे समझते हैं तो आपको जल्दी ही एहसास हो जाता है कि कर्मचारियों के लिए टैक्स कानून सबसे बुरे हैं। दरअसल सबसे कम तनख्वाह वाले कर्मचारी सबसे ज़्यादा प्रतिशत टैक्स चुकाते हैं। वाकई सरकार कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बहुत बढ़िया काम करती है। एस क्वाड्रेंट में भी ई क्वाड्रेंट से ज़्यादा टैक्स लूप होल्स होते हैं। बी क्वाड्रेंट सबसे अच्छा क्वाड्रेंट है क्योंकि यह आपको अलग अलग क्वाड्रेंट में मौजूद अलग अलग टैक्स कानूनों का लाभ लेने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए बी क्वाड्रेंट के व्यक्ति के रूप में मैं ई क्वाड्रेंट, एस क्वाड्रेंट और आई क्वाड्रेंट के टैक्स लाभ उठा सकता हूँ। यह उन लोगों के लिए संभव नहीं है जो केवल ई या एस क्वाड्रेंट में हो। दूसरे शब्दों में, अगर आप कर्मचारी या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हों, जैसे अमेरिका में वकील या डॉक्टर हों, तो आपको उन लूप होल्स का लाभ उठाने की इजाज़त नहीं है जिसकी इजाज़त बी क्वाड्रेंट के व्यक्ति को है। लेकिन सुविधाजनक होने पर भी बी क्वाड्रेंट का व्यक्ति ई, एस और आई क्वाड्रेंट के कानूनों का लाभ उठा सकता है। एक बार फिर, अगर आप इन कानूनों से लाभ उठाना चाहते हैं तो योग्य वित्तीय व टैक्स सलाह या विनियोजन महत्वपूर्ण है। आप किस तरह के पैसे के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं? सवाल यह है कि आप किस तरह के पैसे के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप 50% पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो आपको उस व्यक्ति से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जो कम महंगे पैसे के लिए काम करता है, और सबसे महंगा पैसा ई क्वाड्रेंट का होता है। अगर आप किसी CPA से पूछें तो आपको बता देगा कि ई क्वाड्रेंट में आपको बहुत कम मदद कर सकता है। अगर आप किसी CA से पूछें तो वह आपको बता देगा कि ई क्वाड्रेंट में वह आपकी बहुत कम मदद कर सकता है। सरकार ने इस क्वाड्रेंट के लिए ज़्यादातर रास्ते बंद कर रखे हैं। ई क्वाड्रेंट यानी कर्मचारी क्वाड्रेंट वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा टैक्स लाभ 401K है। मेरे पास भी एक है। आप सुरक्षित, आरामदेह या अमीर, चाहे जो भी बनने की योजना बना रहे हों, हर व्यक्ति को अपनी 401K योजना का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। ई क्वाड्रेंट के बहुत से लोगों के लिए यही इकलौता सच्चा लूप होल उपलब्ध है। 401K के साथ समस्या। हालांकि मैं यह सलाह देता हूं कि पात्रता होने पर व्यक्ति को 401K में अधिकतम योगदान देना चाहिए, लेकिन इसमें एक बड़ा दोष दिखता है। दोष यह है कि हालांकि आप इसमें पैसा बचाते हैं और उम्मीद के मुताबिक इस पर 20% कैपिटल गेंस नहीं लगता है, लेकिन जब आप इसे रिटायरमेंट के समय निकालते हैं तो आप पर अर्जित आमदनी की 50% टैक्स दर से टैक्स लगता है। भले ही आप यह मानते हो कि आपका पोर्टफोलियो या 20% पैसे में निवेश कर रहे हैं, लेकिन नकद भुगतान लेते समय आपको अर्जित आमदनी की दर में टैक्स देना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, भले ही आपके पास टैक्स डेफर्ड 20% पैसे हों, लेकिन पैसे की ज़रूरत होने पर आप 50% टैक्स देते हैं। इसका मतलब यह है कि आप ज़िंदगी भर 50%
के लिए काम कर रहे हैं और जब आप रिटायर होते हैं तब भी आप 50% दर में टैक्स लगता है। भले ही आप यह मानते हों कि आप पोर्टफोलियो या 20% पैसे में निवेश कर रहे हैं, लेकिन नकद भुगतान लेते समय आपको अर्जित आमदनी की दर से टैक्स देना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, भले ही आपके पास टैक्स डेफर्ड 20% पैसे हों, लेकिन पैसे की ज़रूरत होने पर आप 50% टैक्स देते हैं। इसका मतलब यह है कि आप ज़िंदगी भर 50% के लिए काम करते हैं और जब आप रिटायर होते हैं तब भी आप 50% दर से टैक्स लगता है। तब भी आप पर 50% दर से टैक्स लगता है। जाहिर है, अगर आप नियोक्ता 401K में आपके बराबर योगदान देता है तो अपने योगदान को अधिकतम करना समझदारी भरा कदम है। 401K के साथ दूसरी समस्या यह है कि यह उन लोगों के लिए होती है 401K के साथ दूसरी समस्या यह है कि यह उन लोगों के लिए होती है जो गरीब बनने की योजना बना रहे हैं। अगर रिटायरमेंट के बाद आपकी आमदनी ज़्यादा रही तो आप अपने रिटायरमेंट धन पर ज़्यादा ऊंची दर से टैक्स चुकाते रहेंगे, क्योंकि आपकी आमदनी घटने के बजाय बढ़ जाती है। जब मैं वित्तीय योजनाओं के 3 भिन्न स्तरों की बात करता हूँ, एक सुरक्षित, दूसरा आरामदेह और तीसरा अमीर, तो याद रखें कि हर प्रकार की योजना के अलग अलग निवेश साधन हैं। 401K और बचत सुरक्षित तथा आरामदेह बनने की योजना है। यह अमीर बनने की मेरी योजना का हिस्सा नहीं है। सोशल सिक्योरिटी के साथ समस्या। सोशल सिक्योरिटीज़ के साथ समस्या यह है कि यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो गरीब बनना चाहते हैं। अगर आप रिटायरमेंट के बाद पाते हैं कि सोशल सिक्योरिटी के पैसे पर आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं और आप नई नौकरी करके पैसा कमाने लगते हैं, तो सरकार आपके सोशल सिक्योरिटी भुगतान में कटौती कर देगी। दूसरे शब्दों में, ज़्यादातर मामलों में सोशल सिक्योरिटी से पूरा पैसा लेने का इकलौता तरीका गरीब बने रहना है। बचत के साथ समस्या। कई लोग यह सोचते हैं कि बचत करना स्मार्ट काम है, लेकिन याद रखें, जो लोग अपना सारा पैसा बैंक में रखने में यकीन करते हैं, उनका 50% पैसे के लिए काम कर रहा है। कई लोग यह सोचते हैं कि बचत करना स्मार्ट काम है, लेकिन याद रखें, जो लोग अपना सारा पैसा बैंक में रखने में यकीन करते हैं, उनका पैसा 50% पैसे के लिए काम कर रहा है। मैं भी बैंक में पैसे रखता हूं, लेकिन बहुत से लोगों की तरह मैं यह नहीं सोचता कि बचत करना स्मार्ट काम है। मेरा पैसा बचत खाते में इसलिए है क्योंकि यह अमीर बनने की नहीं, सुरक्षित बनने की मेरी वित्तीय योजना का हिस्सा है। मुझे यह स्मार्ट नीति नहीं लगती है मेरा पैसा 50% पैसे के लिए काम करे और मुद्रास्फीति के कारण उसका मूल्य सबसे बुरी वास्तविकता। अगले अध्याय में आप सीखेंगे कि स्कूल जाओ, नौकरी खोजो, कड़ी मेहनत करो, पैसे बचाओ और अपने 401K में पैसे डालो। टैक्स के दृष्टिकोण से सबसे बुरी सलाह हो सकती है। रास्ते के हर कदम पर यह सलाह 50% पैसे के लिए कड़ी मेहनत करने की वकालत करती है। मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब हैं क्योंकि वे इस सलाह पर जिंदगी भर चले थे और अपने बच्चों को भी यही सलाह देते थे। पैसे के मामले में यह उनकी इकलौती वास्तविकता थी। टैक्स लाभ वाली ज़्यादा आमदनी कैसे पाएं? अगर आप जवानी में अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं तो आपको मेरे अमीर डैडी से सलाह लेने की ज़रूरत है, और उनकी सलाह अपने काम से काम रखने के विचार से शुरू होती है। कोई छोटा घरेलू बिजनेस शुरू करके, फ्रेंचाइजी खरीदकर या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का सदस्य बनकर आप टैक्स लाभ की आमदनी हासिल कर सकते हैं। अगर आप टैक्स लाभ वाले डॉलरों का प्रयोग करके अपने कुछ खर्च कम कर सकते हैं तो आपकी आर्थिक दृष्टि से निकल रहे हैं। अगर आप टैक्स लाभ वाले डॉलरों का प्रयोग करके अपने कुछ खर्च कम कर सकते हैं तो आप आर्थिक दृष्टि से आगे निकल रहे हैं। लेकिन हमेशा याद रखें, आपका प्रमुख उद्देश्य टैक्स बचाना नहीं, ज़्यादा पैसा कमाना होना चाहिए। एक को टैक्स नियोजन माना जाता है जबकि दूसरे को टैक्स की चोरी कहा जाता है। अगर आप यह जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि टैक्स लाभ वाले डॉलरों के लिए काम कैसे किया जाए तो हमारी वेबसाइट पर अन्य प्रोजेक्ट खोजें जो ज़्यादा ज्ञान चाहने वाले लोगों की मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप यह जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि टैक्स लाभ वाले डॉलरों के लिए काम कैसे किया जाए तो हमारी वेबसाइट पर अन्य प्रोडक्ट खोजें जो ज़्यादा ज्ञान चाहने वाले लोगों की मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, मेरी व्यक्तिगत टैक्स अकाउंटेंट डियान कैनेडी सीपीए ने 2 प्रोडक्ट तैयार किए हैं। वे प्रोडक्ट हैं, नंबर 1
योर फर्स्ट स्टेप टू फाइनेंशियल फ्रीडम, 4 ऑडियो कैसेट और वर्कबुक। नंबर 2, द लूप होल्स ऑफ रिच डैड एडवाइजर सीरीज की पुस्तक जिसका कार द लूप होल ऑफ द रिच। नंबर 2, द लूप होल ऑफ द रिच डैड एडवाइजर सीरीज की पुस्तक जिसका प्रकाशन वार्नर बुक्स ने किया है, इसमें बहुत गहरा विश्लेषण मिलेगा। नंबर 2, द लूप होल्स ऑफ द रिच डैड एडवाइजर सीरीज की पुस्तक जिसका प्रकाशन वार्नर बुक्स ने किया, इसमें आपको गहरा विश्लेषण मिलेगा। नंबर 2, द लूप होल ऑफ द रिच डैड एडवाइजर सीरीज की पुस्तक जिसका प्रकाशन वार्नर बुक्स ने किया है, इसमें आपको गहरा विश्लेषण मिलेगा कि बिजनेस मालिक बनने से आपको टैक्स में कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं। हमेशा याद रखें कि हालांकि ये प्रोडक्ट अच्छे हैं लेकिन ये प्रोफेशनल सलाहकारों के विकल्प नहीं है। टैक्स रणनीति उन लोगों के लिए खुद करें। नंबर 2, लूप होल्स ऑफ द रिच डैड्स एडवाइजर सीरीज की पुस्तक जिसका प्रकाशन वार्नर बुक्स ने किया है, इसमें आपको गहरा विश्लेषण मिलेगा कि बिजनेस मालिक बनने से आपको टैक्स में कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं। हमेशा याद रखें कि हालांकि ये प्रोडक्ट अच्छे हैं लेकिन ये प्रोफेशनल सलाहकारों के विकल्प नहीं हैं। टैक्स रणनीति उन लोगों के लिए खुद करें वाला काम नहीं है जो अमीर बनने और बने रहने के बारे में गंभीर हैं। ये 2 प्रोडक्ट योग्य सलाहकार खोजने में आपकी मदद करेंगे क्योंकि इन प्रोडक्ट से आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरह के विशेषज्ञ की सलाह तलाश कर रहे हैं और उनसे ज़्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण सवाल कैसे पूछें। मुफ्त काम करना। रिच डैड पुअर डैड में मैंने एक प्रसंग बताया था कि मेरे अमीर डैडी ने 10 सेंट प्रति घंटे का मेरा पारिश्रमिक बंद कर दिया था और मुझे मुफ्त में काम करने को कहा था। यह घटना कई लोगों को दिलचस्प लगती है क्योंकि मुफ्त काम करना उनकी वास्तविकता का हिस्सा नहीं है। मैं आपको यह विचार बताना चाहूँगा, अगर आप टैक्स डेफर्ड या टैक्स मुक्त आमदनी के लिए काम करना चाहते हैं तो ज़्यादातर मामलों में इसका मतलब मुफ्त काम करना है। श्रम के बदले में मिलने वाले पैसे पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है, इसलिए मैं स्कूल कॉलेजों में प्रतिभाशाली युवाओं से मिलने पर कांप जाता हूँ जो जल्दी ही ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी पाने के विचार से रोमांचित होते हैं। इस मानसिकता या वास्तविकता वाला युवक 50% पैसे के लिए कड़ी मेहनत करता रहता है। अपनी ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी के साथ 40 साल की उम्र में वह एक दिन जागता है और इस बात पर हैरान होता है कि उसके कुछ दोस्त आर्थिक दृष्टि से उससे आगे क्यों निकल गए। बाकी लोग बाद में जीवन में मेहनती कर्मचारियों से आर्थिक दृष्टि से इसलिए आगे निकल जाते हैं क्योंकि कर्मचारी ने अर्जित आमदनी के लिए कड़ी मेहनत की थी। उन्होंने वेतन वृद्धि और बोनस के लिए कड़ी मेहनत की थी। हालांकि मेरे गरीब डैडी ने मेरे अमीर डैडी की तुलना में शुरुआत में ज़्यादा पैसा कमाया था, लेकिन अमीर डैडी की आमदनी अंततः गरीब डैडी की आमदनी से आगे निकल गई। अमीर डैडी कहते हैं कि अर्जित पोर्टफोलियो या निष्क्रिय आप चाहे जिस आमदनी के लिए काम करें, आपको समय का निवेश करना होगा। अर्जित आमदनी के लिए काम करने में दिक्कत यह है कि यह आपको इसके लिए लगातार काम करते रहना होगा। पोर्टफोलियो और निष्क्रिय आमदनी के लिए काम करने वाला व्यक्ति अंततः अर्जित आमदनी वाले व्यक्ति से आगे निकल जाएगा, क्योंकि पोर्टफोलियो और निष्क्रिय आमदनी के लिए काम करने की वजह से आप कम काम करके ज़्यादा कमा सकते हैं और कम टैक्स दे सकते हैं। इसका कारण इस टेबल में स्पष्ट किया गया है। अर्जित आमदनी, पोर्टफोलियो आमदनी, निष्क्रिय आमदनी। इसका कारण इस टेबल में स्पष्ट किया गया है। अर्जित आमदनी 50% पैसा, पोर्टफोलियो आमदनी 20% पैसा, निष्क्रिय आमदनी 0% पैसा। अमीर डैडी मेरे गरीब डैडी से सिर्फ इसलिए आगे निकल गए क्योंकि अर्जित आमदनी आमतौर पर श्रम से होने वाली आमदनी है, जबकि बाकी दोनों तरह की आमदनियां संपत्तियों से होती हैं। समय के साथ मेरे अमीर डैडी धीरे धीरे लगातार इन संपत्तियों की संख्या और आकार बढ़ाते रहे जो उनके लिए काम कर रही थी, और गरीब डैडी सिर्फ 50% पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना ही जानते थे। ई क्वाड्रेंट के लोगों का अपने टैक्स पर सबसे कम नियंत्रण होता है और वे सबसे ज़्यादा टैक्स चुकाते हैं रिटायरमेंट के बाद भी। अगर आज आपकी आमदनी ई क्वाड्रेंट से होती है तो शायद आपको दूसरे क्वाड्रेंट से भी आमदनी पाने के बारे में सोचना चाहिए।
एस क्वाड्रेंट में ई क्वाड्रेंट की तुलना में थोड़े ज़्यादा लाभ हैं, जिसमें से एक प्रमुख लाभ यह है कि इसमें टैक्स चुकाने से पहले आप अपने कुछ खर्च ग्रॉस इनकम में से घटा सकते हैं। ई और एस दोनों क्वाड्रेंट में समस्या यह है कि व्यक्तिगत श्रम का या लिवरेज न्यूनतम होता है और टैक्स की दर ज़्यादा होती है। बी और आई क्वाड्रेंट में टैक्स पर सबसे ज़्यादा नियंत्रण होता है। इनमें न्यूनतम मेहनत करके लिवरेज हासिल किया जा सकता है और इनमें सबसे ज़्यादा वैधानिक टैक्स लाभ मिलते हैं। अगर आप जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने के बाद भी गंभीर हैं तो मुफ्त में काम करने के बारे में सोचें। जिस पल आप खुद से यह सवाल पूछते हैं, मैं मुफ्त काम करके अमीर कैसे बन सकता हूँ, उसी पल आप अपने दिमाग को दूसरी वास्तविकता में धकेलना शुरू करते हैं। अगर आपके मस्तिष्क में इस बारे में कोई विचार नहीं आता है कि आप मुफ्त में काम करके अमीर कैसे बन सकते हैं, तो अपनी वास्तविकता का विस्तार करें या कुछ समय निकालकर उन लोगों की जीवनियाँ पढ़ें जो बी और आई क्वाड्रेंट में काम करके अमीर बने हैं। मेरे अमीर डैडी कहते हैं कि पैसे के लिए काम करके अमीर बनना मुश्किल है। अगर आप सचमुच अमीर बनना चाहते हो तो ये सीखें कि संपत्तियाँ कैसे बनाई, खरीदी और उत्पन्न की जाती हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि वेतन वृद्धि के लिए कड़ी मेहनत करना बहुत खतरनाक है। यह इसलिए खतरनाक है क्योंकि लोग अक्सर वेतन वृद्धि के लिए काम करके जिंदगी की चूहा दौड़ में ज़्यादा गहराई तक चले जाते हैं। यह इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि बाकी लोग आर्थिक दृष्टि से आपसे ज़्यादा तेज़ी से आगे पहुंच जाते हैं। कई बहुत अमीर लोग अपने खाली समय में अमीर बने थे। अगर वित्तीय जिम्मेदारियों के कारण आपको नौकरी करनी पड़ रही हो तो नौकरी करते रहें, लेकिन अपने खाली समय का इस्तेमाल करें। जब आपके दोस्त गोल्फ खेलने जाएं, मछली पकड़ें या टीवी स्पोर्ट्स चैनल देखें तो आप अपना पार्ट टाइम बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ह्यूलेट पैकर्ड और फोर्ड मोटर कंपनी गैरेज में शुरू हुई थी। यह ध्यान रखें कि आज गरीबी से गरीबी का सफ़र आप पहले से बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। माइकल डेल को कॉलेज स्टूडेंट से बिलीनियर बनने के सिर्फ 3 साल का समय लगता था। माइकल डेल को कॉलेज स्टूडेंट से बिलीनियर बनने में सिर्फ 3 साल का समय लगा था। जब उनकी क्लास के सहपाठी अपना होमवर्क कर रहे थे या बार में बियर पी रहे थे, तब डेल अपनी डॉर्मेटरी के कमरे में $1 बिलियन का बिजनेस कर रहे थे। उनके ज़्यादातर सहपाठी, जिनकी उम्र इस वक्त 30 से 47 साल के बीच होगी, 50% पैसे के लिए कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। कई तो प्रमोशन और वेतन वृद्धि पाने के लिए दोबारा कॉलेज लौट रहे होंगे और वे अब भी बियर पी रहे होंगे और टीवी पर स्पोर्ट्स चैनल देख रहे होंगे। हो सकता है कि आर्थिक दृष्टि से उनके पास बड़ा मकान हो, कार हो, बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हों और यह उम्मीद कर रहे हों कि रिटायरमेंट होने पर 401k में पर्याप्त पैसा रहेगा। कुछ तो मन ही मन यह सोच रहे होंगे कि कॉलेज की पढ़ाई अधूरी छोड़ने वाला माइकल डेल कितना खुशनसीब था। इतना खुशनसीब और कुछ नहीं वास्तविकता के फर्क से शुरू होती है। यह तो अध्ययन करने की इच्छा थी, इसका ग्रेड से कोई वास्ता नहीं था। यह तो मुफ्त में काम करने की इच्छा थी। किम और मैं इसलिए जल्दी रिटायर हो गए क्योंकि हमने बिजनेस बनाने और रियल एस्टेट खरीदने में कड़ी मेहनत की थी। इस योजना में हम कम से कम काम करके ज़्यादा से ज़्यादा कमा पाएँ। हमने पैसे के लिए काम नहीं किया, हमने तो संपत्तियां बनाने, खरीदने और उत्पन्न करने के लिए कड़ी मेहनत की। जैसा कि हमें डैडी ने सलाह दिया था कि ऊंची तनख्वाह वाली नौकरियां या वेतन वृद्धि में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हमारी दिलचस्पी कम लिवरेज वाली नौकरियों में थी, जिसमें हमें ऐसे पैसे के लिए काम करना पड़ता जिसका लिवरेज 50% हो जाता है। यह हमारे लिए स्मार्ट तरीका था और लंबे समय में यह बहुत खतरनाक भी था। आगे आने वाले अध्यायों में बताऊंगा कि आप कम से कम जोखिम लेकर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संपत्तियां हासिल कर सकते हैं और बेहतर वित्तीय लाभ पा सकते हैं। बहरहाल, मैं आपको चेतावनी देता हूं कि ऐसी संपत्तियों को हासिल करने का सही तरीका सीखने के लिए आपको अध्ययन करने और मुफ्त में काम करने की ज़रूरत होती है। मैं आपको अभी चेतावनी देता हूं कि अध्ययन करना और मुफ्त में काम करना जैसी चीज़ें हैं जिन्हें बहुत कम लोग करते हैं और इसलिए बहुत कम लोग जवानी में ही अमीर बनकर रिटायर हो पाते हैं। मैं टैक्स चुकाने के खिलाफ नहीं हूँ। टैक्स सभ्य समाज में रहने का आवश्यक खर्च है। टैक्स के बिना पुलिस, फायर ब्रिगेड, टीचर, साइकिल कर्मी, अदालतें, सब कुछ बंद। एक सुझाव, इसी समय सूची बनाएं कि आप आमदनी की नीचे दी गई श्रेणियों में हर महीने कितना पैसा कमाते हैं। अर्जित आमदनी, निष्क्रिय आमदनी, नंबर 3 पोर्टफोलियो आमदनी। अगर आप रिटायर होना चाहते हैं तो ज़्यादातर मामलों में आपका निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आमदनी की ज़रूरत होगी। आप निष्क्रिय और पोर्टफोलियो आमदनी हासिल करना जितनी जल्दी सीख लेंगे, जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने की राह पर उतनी ही जल्दी चलने लगेंगे। न सिर्फ आप जल्दी रिटायर हो पाएंगे बल्कि आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा सुरक्षित भी महसूस करेंगे।
आप ज़्यादा स्मार्ट महसूस करेंगे, क्योंकि तब आप 22% या इससे अधिक टैक्स डेफर्ड आमदनी कमा रहे होंगे। तब आप 50% आमदनी नहीं कमा रहे होंगे, जिसके लिए ज़्यादातर लोग कड़ी मेहनत करते हैं। इस पुस्तक के अंतिम खंड में हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे जिनसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित लाभ के साथ साथ आधिकारिक पोर्टफोलियो और निष्क्रिय आमदनी हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर इसके लिए गहरे अध्ययन की ज़रूरत है और मुफ्त काम करना पड़ सकता है। उसके बाद ही आपको इस प्रकार की आमदनी हो सकती है। इसमें अक्सर दूसरी वास्तविकता में जाने के लिए मुफ्त में काम करने और समर्पित अध्ययन की ज़रूरत है। अगर आप बेहतर लिवरेज वाली आमदनी हासिल करने की इस यात्रा को करने का फैसला करते हैं तो हमेशा राइट बंधुओं को याद रखें। वे उन लोगों को बेहतरीन उदाहरण हैं जिन्होंने अध्ययन किया ग्रेड के लिए नहीं बल्कि समझदारी के लिए। उन्होंने बिना किसी गारंटी के लिए मुफ्त में कड़ी मेहनत की, समझदारी से जोखिम लिए और खुद को तथा पूरी दुनिया के लिए वास्तविकता में पहुंचा दिया।